हेलो स्टूडेंट, आई एम योर माधुरी मैम। तो क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर सेकंड यानी पार्ट 2 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है कि जीव जगत का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, यानी जीव जो है उनका वर्गीकरण करना क्या आवश्यक है, उनको ऐसे ही नहीं पढ़ा जा सकता, तो वो किस लिए आवश्यक है वो आज हम इसमें देखेंगे। तो जीवों की जो जातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं वो लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियंस तक पाई जाती हैं। कितने? 8 मिलियंस तक पाई जाती हैं। तो इन मिलियंस स्पीसीज को अलग अलग वर्ग में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। अब अलग अलग वर्ग में क्यों रखा? यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको इतनी सारी जातियों को याद करना है तो क्या आप लर्न कर पाओगे? यदि मैं आपको 20 भी दे देती हूँ आप तो भी नहीं कर पाओगे, है ना। उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे भाई? हाथी और घोड़े को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, है ना। तो इसलिए हम उनको क्या किया, उनको एक जगत में यानी उनका एक वर्गीकरण किया, उनको एक नाम दिया, यानी उनको भी एक घर बनाया, उनका भी एक फैमिली बनाई जिसमें उनको रखा गया। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, जब हमारे बगल में कोई पड़ोसी रहता है तो हम उनको ना सबके बारे में यदि हमें बात करनी होती है तो हम उसको फैमिली का नाम होता है, जैसे कि किसी का सरनेम है गॉड है, किसी का सरनेम है शर्मा है, किसी का वशिष्ठ है, तो उसको हम उस नाम से बोल सकते हैं, है ना, वशिष्ठ फैमिली या इस तरीके से आता है। तो ऐसे ही इन सब की एक फैमिली होती है। तो उनको किस तरीके से डिवाइड किया, तो जो इतनी जो मिलियंस स्पीसीज पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इनमें से 70% जो होती हैं, यानी ये क्या है, हम इसको 100% मानते हैं, तो 70% क्या होते हैं? जंतु होते हैं। क्या होते हैं? जंतु। ठीक है, अब जिसमें से 22% क्या होते हैं? 22% होते हैं पौधे हैं, और बचे 8% जो होते हैं वो होते हैं कीड़े मकोड़े। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, यानी 100% ये जो 1.8 मिलियन जो जातियां होती हैं, ये 100% मान के 70% तो इनमें जंतु होते हैं, 22% इनमें पौधे होते हैं, 8% इनमें कीड़े मकोड़े होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ये कहूँ कि 1000 जातियां पाई जाती हैं पृथ्वी पर। कितनी पाई जाती है? टोटल 1000 स्पीसीज पाई जाती हैं। तो 1000 में से 700 जो होते हैं वो क्या होंगे? जंतु। ठीक है, अब 1000 में से 700 जंतु हो गए, उसका 70% कितना हुआ? 1000 का 70% 700 हो गया, तो वो हो गए जंतु। अब 22% यानी कि 22% कितना हो गया? 220। 220 क्या हो गए? पेड़ पौधे हो गए। और बचा कितना? 80% जो हो गए वो 80 हो गए कीड़े, यानी कि 700 हो गए जंतु, 220 हो गए पौधे और 80 हो गए कीड़े मकोड़े। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, सॉरी कीड़े मकोड़े नहीं, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। अब यदि जंतुओं को, जंतु 70% है, जब यदि मैं जंतुओं की बात करती हूँ, जंतुओं को मैं पूरा 100% मान लेती हूँ। अब 70% है ये किसके? 1000 स्पीसीज के 70% है ये, लेकिन सिर्फ जंतुओं की बात करते हैं तो ये जंतुओं में 100% है। तो 100% में से भी जो 70% होते हैं वो होते हैं कीड़े मकोड़े। ठीक है, क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े होते हैं। तो अब कितने? 70% कीड़े मकोड़े होते हैं, तो हम सिर्फ 700 की बात करते हैं यहाँ पे। 700 मैंने आपको क्या बताया? जंतु होते हैं। ठीक है, अब इसका 700 का 70% यदि मैं निकालूं तो वो हो गया 490। तो 490 क्या हो गए इसमें? कीड़े मकोड़े हो गए। ठीक है, और फिर बचा कितना? बचा कितना? 210। अब 210 जो हुए वो हो गए अन्य जंतु। ठीक है, अब 700 जंतु में से 490 तो कीड़े मकोड़े होते हैं और 210 होते हैं अन्य जंतु। तो इस तरीके से इनको डिफाइन किया जाता है।
अब पहला जो वर्गीकरण दिया था वो किसने दिया था? पहला वर्गीकरण पद्धति जो दी थी वो दी थी अरस्तु ने। किसने दी थी? अरस्तु ने। तो इसमें क्या लिखेंगे? पहला, सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति किसके द्वारा दी गई? अरस्तु के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है कि प्रथम वर्गीकरण पद्धति किसके द्वारा दी गई? अरस्तु के द्वारा। तो अरस्तु ने क्या किया था? अरस्तु ने पौधों को 3 वर्गों में विभाजित किया था। किसमें किया था? 3 वर्गों में विभाजित किया था। पहला वर्ग क्या रखा उन्होंने? शाक पौधों को किया था। दूसरा वर्ग रखा झाड़ी, और तीसरा जो वर्ग रखा वो रखा वृक्ष। यानी एक वर्ग में उन्होंने शाक को, यानी हर्ब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, एक में झाड़ी को डिफाइन किया और रखा, और दूसरे में वृक्ष को रखा। और इसी तरीके से फिर उन्होंने जंतुओं को भी 2 वर्ग में रखा। ये तो पादपों को रखा, अब जंतुओं को रखा। तो जंतुओं को किसके आधार पर रखा 2 वर्गों में? कुछ तो ऐसे जंतु थे जिनमें आरबीसी पाई जाती है ना, और कुछ ऐसे जंतु थे जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती है। तो जिनमें आरबीसी पाई जाती है उनको एक वर्ग में रखा, और जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती है उनको दूसरे वर्ग में रखा। इस तरीके से इन्होंने उसको डिफाइन किया था। यानी कि अरस्तु ने सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति को दिया। अरस्तु ने पौधों को तो 3 वर्गों में विभाजित किया। किसमें? शाक, झाड़ी और वृक्ष में। लेकिन जंतुओं को 2 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें आरबीसी पाई जाती हैं और जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती हैं। इसके आधार पर अब दूसरी पद्धति जो थी वो थी द्विजगत पद्धति। इसको साथ के साथ नोट कीजिएगा। द्विजगत पद्धति किसने दी थी? सबने अलग अलग अपना अपना वर्गीकरण किया था। द्विजगत पद्धति जो दी थी वो दी थी कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने की थी। इन्होंने क्या रखा था? 2 जगत बनाए थे, एक पादप जगत, एक जंतु जगत। एक बनाया था पादप जगत और दूसरा बनाया था जंतु जगत। ठीक है, पादप जगत में इन्होंने क्या रखा था? पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों को पादप जगत में रख दिया, और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंतुओं को जंतु जगत में रख दिया। तो ये तो कोई ज़्यादा अच्छा वर्गीकरण नहीं किया था, क्योंकि पृथ्वी पर तो बहुत तरीके के पौधे पाए जाते हैं, तो वो सभी पादप जगत में आ गए, तो उसमें भी कन्फ्यूज़न था। ठीक है, और जंतु, पृथ्वी पर बहुत तरीके के जंतु भी पाए जाते हैं, तो उसमें भी कन्फ्यूजन था। तो इसमें क्या लिखेंगे? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधों को पादप जगत के अंदर रखा गया, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं को जंतु जगत में रखा गया। इसके बाद आती है तीसरी पद्धति। ठीक है, इनके साइंटिस्ट के नाम जरूर लिखना और इसको याद करना। तीसरी पद्धति आती है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। पांच जगत वर्गीकरण पद्धति ये किसने दी थी? R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने इसको दिया था। तो इन्होंने 5 जगत दिए। कितने जगत दिए? 5 जगतों में रखा। तो पहला जगत था मोनेरा, दूसरा हुआ प्रोटिस्टा, तीसरा रखा इन्होंने कवक, स्पेस कम रहेगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा,
कवक, पादप और जंतु, इस तरीके से इन्होंने अलग अलग रखे। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, इस तरीके से इन्होंने टोटल 5 जगत बनाए। अब इसके अंदर कौन कौन से पौधे या कौन कौन से जंतु रखे वो हम देखते हैं। ठीक है, अब मैंने एक वीडियोस, मेरे चैनल पे एक वीडियोस है वो आप देखिएगा। मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट की वीडियो बनाई थी क्लास 11th और 10th और 12th के लिए, वो वीडियो आप देखिए। वहाँ पे मैंने कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हम उसी की बात करते हैं। यानी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किन जीवों में पाई जाती है? जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव को किसमें रखा? प्रोकैरियोटिक जीव को रखा मोनेरा जगत में। ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उनको मोनेरा जगत में रखा। ठीक है, अब कुछ ऐसे जीव थे जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कौन सी? यूकैरियोटिक जीव कहेंगे, उनको प्रोटिस्टा में रखा। अब कवक में यूकैरियोटिक जीव को भी रखा, कवक में भी यूकैरियोटिक को रखा, पादप में भी यूकैरियोटिक को रखा। कुछ पादप भी होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं, कुछ कवक भी होते हैं और कुछ जंतु भी ऐसे होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं, है ना। अब इसमें तो भाई डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये इसमें प्रोकैरियोटिक को रखा, इसमें यूकैरियोटिक को रखा, लेकिन इन चारों में क्या डिफरेंस है? चारों ही यूकैरियोटिक है, कैसे समझेंगे? तो अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब इसमें तो कोई पॉइंट नहीं है, इसमें तो प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं क्योंकि इनमें तो डिफरेंस हो गया। ठीक है, इनमें हमें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें एक कोशिकीय जीव रखे गए। कौन से? एक कोशिकीय जीव, यानी एक कोशिकीय जीव जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और बाकी सब में, बाकी सारे जीव कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकीय तो होते हैं लेकिन सब होते हैं बहु कोशिकीय। तो अब ये अंतर हो गया ना, समझ में आया? यानी कि प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव को तो रखा जाता है लेकिन वो जीव एक कोशिकीय होने चाहिए, बहुकोशिकीय होंगे तो उनको कवक, पादप या जंतु में रखा जाएगा। अब ये दोनों इनसे डिफरेंस हो गए। अब इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है? भाई ये भी यूकैरियोटिक है, ये बहुकोशिकीय, ये दोनों भी वैसे ही है। तो इसमें कुछ ऐसे कवक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पर आश्रित होते हैं, उनको कहते हैं परपोषी कवक। क्या होते हैं? परपोषी। लेकिन पादप होते हैं स्वपोषी। क्या होते हैं? स्वपोषी। अब ये इसमें डिफरेंस हो गया। ठीक है, कवक यूकैरियोटिक हो, बहुकोशिकीय हो, लेकिन परपोषी हो तो वो कवक में रखा जाएगा। ठीक है, अगर वो स्वपोषी है तो वो पादप में आएगा। ठीक है, अब जंतु भी परपोषी होते हैं ना, हम लोग भी तो परपोषी हैं। अब बताओ कवक में और जंतु में क्या अंतर हो गया? भाई पादप में तो ये अंतर हो गया, ये सब कैसे होते हैं, लेकिन कवक में और जंतु में क्या अंतर हुआ? इसका अंतर आएगा, ये जो भोजन का करते हैं अवशोषण। अवशोषण मीन्स भोजन को शक करते हैं, यानी इनके कोई पर्टिकुलर ऑर्गन यानी माउथ नहीं होता, हाथ नहीं होते जिससे ये भोजन को खाते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को अपने रोम से क्या करते हैं? अपने अंदर खींचते हैं, अवशोषित करते हैं। लेकिन जंतु जो होते हैं वो भोजन का क्या करते हैं? अंतर ग्रहण करते हैं, यानी हाथों से, मुंह से भोजन को खाते हैं, निगलते हैं। ठीक है, यानी चबाते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब यदि एक क्वेश्चन पूछे कि कोई जीव है जो आपको दिख रहा है ये प्रोकैरियोटिक जीव है, तो उसको किस में रखेंगे? भाई उसको रखेंगे मोनेरा में। अब एक यूकैरियोटिक जीव है लेकिन वो परपोषी है, तो उसको किस में रखा जाएगा? अब हम कंफ्यूज हो गए, यूकैरियोटिक जीव है, परपोषी है, यूकैरियोटिक जीव तो है, ठीक है, और वो बहुकोशिकीय भी है, परपोषी है। तो अब हम कंफ्यूज है, उसको कवक में रखें या जंतु में रखें? तो हम उसका एक और लक्षण देखेंगे कि वो भोजन का अवशोषण कर रहा है या अंतर्ग्रहण कर रहा है। यदि वो अवशोषण कर रहा है तो वो कवक में आता है, अंतर्ग्रहण कर रहा है तो वो जंतु में आता है। ठीक है,
एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर हम ये भी देख सकते हैं कि परपोषी है या स्वपोषी। यदि वो पादप स्वपोषी है तो वो पादप में रखा जाएगा, और परपोषी है तो वो कवक में रखा जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि 5 जगत पद्धति किसने दी, तो ये साइंटिस्ट का नाम बहुत जरूरी याद कर लेना, RH हुटेकर ने दी। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको क्या बताया, एक एक जगत को बताया कि किस तरीके से डिफाइन किया, आपको समझ में आया होगा। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब मैं इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना देती हूँ। ठीक है। फ्लो चार्ट से क्या होता है, आप एग्जाम में अच्छे नंबर गेन करते हैं और आप उसको इजीली याद कर सकते हैं, आपको उसके माइंड में सेव रहता है। ठीक है। तो जीव जगत, ठीक है, जीव जगत। अब जीव जगत का जो वर्गीकरण दिया किसके आधार पर दिया, कोशिकीय संरचना के आधार पर। ठीक है। कोशिकीय संरचना के आधार पर दिया। अब कोशिका कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक। ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक जीव को किस प्रोकैरियोटिक कोशिका को किस जगत के अंदर रखा गया, मोनेरा जगत के अंदर। इसके अंदर रखा गया मोनेरा जगत के अंदर। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक की बात पूरे जगत में, यानी कि जितने भी 5 जगत बनाए थे उनमें नहीं हुई, तो ये यहीं पर हो गया है ना। यूकैरियोटिक की बात और 4 जगत में हुई है, तो इसको बड़ा करेंगे। अब यूकैरियोटिक जो कोशिका थी वो किसके आधार पर रखी गई, कोशिकीय संगठन के आधार पर, क्योंकि कोशिकीय संगठन कुछ एक कोशिकीय होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। इसका जब कोशिकीय संगठन हुआ तो कोशिकीय संगठन के आधार पर 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। अब आप बोलते जाइए, एक कोशिकीय को किसके अंदर रखा गया, प्रोटिस्टा जगत के अंदर, है ना, प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा गया। ठीक है। अब 2 जगत हमने पढ़ ली है, तीसरा जगत आएगा कवक। ठीक है। अब बहुकोशिकीय जीव को उसके पोषण के आधार पर रखा गया, पोषण के आधार पर रखा गया। अब पोषण भी 2 प्रकार का हुआ, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। अब स्वपोषी में किसको रखा गया, स्वपोषी के अंदर किसको रखा गया, पादप जगत को, और परपोषी में किसको रखा गया, परपोषी में 2 आए हमारे, परपोषी में आए कवक और जंतु, लेकिन उसमें भी थी कि भोजन ग्रहण करने के आधार पर रखा गया, है ना, भोजन ग्रहण विधि। तो भोजन ग्रहण करने की विधि क्या थी, अवशोषण और अंतर्ग्रहण। तो जो अवशोषण करते हैं, अवशोषण, और दूसरी विधि थी अंतर्ग्रहण। तो जो अवशोषण करते हैं उनको कवक जगत में रखा गया, और जो अंतर्ग्रहण करते हैं उनको जंतु जगत में रखा। ठीक है। ये छोटा सा फ्लो चार्ट आया आपको समझ में। जीव जगत का वर्गीकरण किया गया कोशिकीय संरचना के आधार पर। 2 प्रकार के जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक को मोनेरा जगत में रखा गया, तो यहाँ पे तो ये मोनेरा जगत हो गया पूरा। अब यूकैरियोटिक जीव को कोशिका संगठन देखा उसका, तो कोशिकीय संगठन 2 प्रकार का होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीवों को तो प्रोटिस्टा में रखा गया, लेकिन बहुकोशिकीय जीव कई थे तो इसलिए उसका पोषण देखा गया, जिनमें स्वपोषी जीवों को पादप जगत में रखा गया और परपोषी जीवों को
कवक और जंतु जगत में रखा गया, लेकिन उसमें भी दोनों में लक्षण देखे गए। भोजन ग्रहण करने की विधि क्या थी? कवक की भोजन ग्रहण करने की विधि थी अवशोषण और जंतु जगत की थी अंतर्ग्रहण। तो जो अंतर्ग्रहण करते थे उनको जंतु जगत के अंदर रखा गया और जो अवशोषण करते थे उनको कवक जगत में रखा गया। तो यहाँ पे हम पार्ट फर्स्ट आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आज मैंने जितना भी आपको पढ़ाया आशा करती हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्गीकरण को समझा। सर्वप्रथम वर्गीकरण अरस्तु ने दिया। द्विनाम पद्धति द्विजगत पद्धति वर्गीकरण किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया। और 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया, ठीक है। तो आज हमने वो तीनों पढ़ लिए। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करिए और इसको अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अच्छे से मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप साथ के साथ इसको याद करते जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और अपने आगे 12th की तैयारी या आप जो भी नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी से तैयारी शुरू कीजिए, जिससे आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आगे हम अपना नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, पार्ट 2। थैंक यू।